आज से अखाड़ों की धर्म ध्वजाएं फहराने लगी है। शुरुआत वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़ों ने अपनी धर्म ध्वजा फहराकर की, यानी वैष्णव संतों के लिए आज से महाकुंभ का आगाज हो गया। ये धर्म ध्वजाएं अखाड़ों की आन बान और शान का प्रतीक है। जब महाकुंभ में धर्म ध्वजा फहराई जा रही थी, तब दिल्ली में सीएम योगी दिग्गजों को महाकुंभ का यहाँ पर आने का न्योता देते नजर आ रहे थे। महाकुंभ दुनिया का सबसे विशाल और अद्भुत आध्यात्मिक संगम, सनातनियों के सबसे बड़े समागम में लहराती ये धर्म ध्वजाएं इस बात का प्रतीक है कि महाकुंभ में अखाड़ों की छावनियों का आगमन अब आरंभ हो चुका है। सबसे पहले आज वैष्णव संप्रदाय के दिगंबर, निर्वाणी और निर्मोही अखाड़ों ने अपनी ध्वजा स्थापित की। धर्म ध्वजा स्थापित हो गई। धर्म ध्वजा स्थापित होने का मतलब ये कि हम लोगों का वैष्णव साधु संतों का कुंभ मेले की शुरुआत। महाकुंभ एकता, भक्ति और भारतीय संस्कृति का अद्वितीय उदाहरण है, जिसमें अखाड़ों की मौजूदगी का पता बताती उनकी धर्म ध्वजाएं बहुत अहमियत रखती हैं। हर अखाड़े की धर्म ध्वजा में एक संदेश छिपा होता है। इधर अखाड़ों की धर्म ध्वजा लहराई जा रही थी, उधर दिल्ली में सीएम योगी महाकुंभ के महाआयोजन के लिए देश की बड़ी बड़ी हस्तियों को निमंत्रण दे रहे थे। न्योता महाकुंभ का साक्षी बनने का, न्योता सनातन के सबसे बड़े समागम का हिस्सा बनने का, क्योंकि महाकुंभ सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक ही नहीं, बल्कि मानवता की एकता, साझा विश्वास और सांस्कृतिक विविधता का भी उत्सव है। और महाकुंभ में पहले भाईजान की एंट्री पर बैन और अब मुस्लिम दुकानदारों की शटर डाउन। संत समाज ने 2 टूक संदेश यहाँ पर दिया है। सनातन के महाकुंभ में गैर मजहबी दुकान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, क्योंकि संत समाज को इस बात का डर है कि जिस तरह थूक जिहाद, पेशाब जिहाद जैसे कांड सामने आए, अगर मुस्लिम दुकानदारों को एंट्री दी गई तो पवित्र महाकुंभ में भी वही दोहराया जा सकता है। लाखों की संख्या में हमारे संत महात्मा यहाँ आएंगे। जब ऐसे व्यक्ति यहाँ चाय की दुकान खोलेंगे, जूस की दुकान खोलेंगे, परचून की दुकान खोलेंगे, फूल की दुकान खोलेंगे, कि आपको जितने भी हिंदू हैं, हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करना है। यानी अखाड़ा परिषद और संत समाज ने थूक जिहाद भाईजान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। हालांकि इससे उन मुस्लिम दुकानदारों को भी नुकसान होगा जो ईमानदारी से अपनी दुकान चलाते हैं। और हमने उनकी बात की जो कट्टर मुसलमान है, हमने उनकी बात की है जो लव झात पे काम करते हैं, हमने उनकी बात की है जो लैंड झात पे काम करते हैं, हमने उनकी बात की है जो चाय में थूक मिलाते हैं, हमने उनकी बात की है जो जूस में पेशाब मिलाते हैं, हमने ऐसे गैर हिंदू की बात की है। यानी हिंदुओं के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले किसी भी गैर मजहबी को अब महाकुंभ में एंट्री नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ संत समाज ने महाकुंभ से ही वक्फ बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके लिए 27 जनवरी को महाकुंभ में धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 4 शंकराचार्य और 13 अखाड़ों के प्रमुख शामिल होंगे। धर्म संसद में सनातन बोर्ड का प्रस्ताव भी पारित होगा। संत समाज ने महाकुंभ में वक्फ के खिलाफ होर्डिंग्स लगाकर इसका ऐलान भी कर दिया। यानी योगी के बटोगे तो कटोगे वाली मुहिम को अब संत समाज अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी कर चुका है। और देखिए, इस महाकुंभ से संत समाज ने जातिवाद के खिलाफ के महायुद्ध को छेड़ दिया है, जिसमें जातिवाद के खिलाफ जंग का ऐलान, यानी कि जाति न पूछो साधु की। क्यों और कैसे, पूरी कहानी समझाते हैं। पहले सीएम योगी का वो बयान सुनिए, क्योंकि जातिवाद पर सबसे बड़ी चोट उन्होंने ही की थी। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। यही मूल मंत्र अब महाकुंभ में संत समाज ने अपनाया और ऐलान कर दिया कि जातिवाद के खिलाफ खुली जंग छिड़ी जाएगी। अब जाति पाति का भेद समाप्त हो रहा है, सभी सनातनी एक हो रही है। और हम यहाँ से संदेश देना चाहते हैं, यहाँ से जितनी भी जातियाँ आपने SC, OBC, ST है, उनके यहाँ से महामंडलेश्वर बनाए जाएंगे, जो पूरे विश्व में एक संदेश जाएगा कि हमारा जो प्रयागराज का महाकुंभ है, वहाँ जाति का भेदभाव समाप्त हो रहा है। जातिवाद के संघर्ष को खत्म करने के लिए संत समाज ने फैसला किया है कि अखाड़ों में दलित आदिवासी संतों को बड़े पद दिए जाएंगे। दलित आदिवासी संतों को महामंडलेश्वर बनाया जाएगा। संत समाज के इस फैसले से महाकुंभ में जुटे सफाई कर्मी से लेकर दूसरी जातियों के लोग भी बेहद खुश हैं। पर जातिवाद मिटना जरूरी है। हाँ, मिटना तो जरूरी है, मगर सही काम कर रहे हैं। हाँ, सही काम हो रहा है। दरअसल भारत की राजनीति दशकों से जातिवाद पर बटी रही है।
और सदियों तक दलित आदिवासी तबके को वो दर्द झेलना पड़ा जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन संत समाज के इस फैसले से भारत में जातिवाद के खिलाफ एक बड़ी जीत तो संभव हो सकती है, ताकि जातियों में बंटकर सनातनी बिखरने न पाए। महाकुंभ की सुरक्षा को लेकर योगी फोर्स का पूरा प्लान रेडी है। प्रयागराज ही नहीं बल्कि महाकुंभ के दौरान नेपाल बॉर्डर तक पहरा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र को एक्टिवेट कर दिया गया है। यानी सुपर कॉप्स का वो ऑपरेशन जो महाकुंभ पर किसी भी संभावित खतरे को वक्त से पहले ही खत्म करने की क्षमता रखता है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने इसी ऑपरेशन त्रिनेत्र की तैयारियों को आज परखा। योगी फोर्स की रणनीति तैयार है। महाकुंभ में तैनात फोर्स के अलावा वहां तक कोई खतरा ना पहुंचे, इसके लिए आसपास के जिलों के सभी होटल ढाबों की चेकिंग की जाएगी। रेलवे बस स्टेशन की निगरानी होगी। डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड 24 घंटे तैनात रहेंगे। रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के लिए ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर उसकी निगरानी होगी। प्रमुख चौराहों, भीड़भाड़ वाली जगहों के सीसीटीवी कैमरे कंट्रोल रूम में जुड़े रहेंगे। साथ ही यूपी पुलिस इंटरनेट, सोशल मीडिया पर नजर रखेगी। यानी सनातनियों के सबसे बड़े समागम की ओर कोई आंख उठाकर भी देखने की गलती करेगा तो योगी फोर्स उसे यमराज से मुलाकात कराने में जरा भी वक्त नहीं लगाने वाली। और देखिए, महाकुंभ को यूं ही सनातन का सबसे बड़ा संगम नहीं कहा जाता। यहाँ न जातियों का भेद होता है, न स्त्री पुरुष किन्नर में कोई अंतर। और 2025 के कुंभ में तो अर्धनारीश्वर स्वरूप वाले संत भी पहुंच रहे हैं, यानी तन से नर और मन से नारायणी। महाकुंभ में संत का अर्धनारीश्वर स्वरूप पहली बार देखने को मिल रहा है। महंत स्वदेश महाराज ने आज से करीब 12 साल पहले पुरुष से स्त्री स्वरूप धारण किया। तब से यही अर्धनारीश्वर स्वरूप उनकी पहचान बन गया। मैं पुरुष शरीर में स्त्री भाव, इसको सखी भाव, राधा भाव भी कहते हैं। मैं 12 साल से मैंने पुरुष का वस्त्र धारण नहीं किया है। मुझे बहुत सारे लोग माता जी के नाम से ही जानते भी हैं। भगवान की भक्ति में लीन स्वदेश महाराज कहते हैं कि नारी करुणा का स्वरूप है और पुरुष अहंकार का। अहंकार को मारे बिना परम का साक्षात मुमकिन ही नहीं। यही वजह है कि उन्होंने खुद को नर से नारायणी रूप में बदल लिया। पुरुष अहंकार है, नारी करुणा है। तो मैं शायद अभी बोलते समय आपके समक्ष कुछ दंभपूर्ण वाक्य का प्रयोग किया होगा, अहमपूर्ण वाक्य का प्रयोग किया होगा। अर्धनारीश्वर स्वरूप का अर्थ है आधी स्त्री और आधा पुरुष। भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किया। जिनके आधे हिस्से में पुरुष रूपी शिव का वास है तो वहीं आधे हिस्से में स्त्री रूपी शिवा यानी शक्ति का वास है। भगवान का ये रूप संकेत देता है कि स्त्री और पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का दिल्ली के निगमबोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके पार्थिव शरीर को सेना की गाड़ी पर रखकर निगमबोध घाट लाया गया, जहां तीनों सेनाओं ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद राज्य के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की गई। अंतिम संस्कार के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई नेता वहां मौजूद रहे और उन्हें भावभीनी विदाई दी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की बड़ी बेटी ने पिता को मुखाग्नि दी। इसके साथ पूर्व पीएम मनमोहन सिंह सदा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गए। इससे पहले मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को उनके आवास से कांग्रेस मुख्यालय लाया गया। इसके बाद उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई। उनकी यात्रा जहां जहां से गुजरी, लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिल्ली के निगमबोध घाट पर नेताओं और परिवार की ओर से अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर अब नया सियासी विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के मेमोरियल के लिए अलग से जमीन देने की मांग की है, जिसके लिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह तय करने की मांग की। कांग्रेस ने कहा कि जहां अंतिम संस्कार वहीं स्मारक बने, लेकिन मेमोरियल के लिए जमीन नहीं ढूंढ पाने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। हमारी राजधानी में काफ़ी मेमोरियल्स है, तो इसलिए एक और करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में सरकार तो ऐसे कुछ तय करना चाहिए जल्दी कि मनमोहन सिंह जी की याद रखने के लिए कुछ अच्छा, एक अच्छी समाधि बना। कांग्रेस के आरोपों का बीजेपी ने जवाब दिया। बीजेपी ने कहा कि मनमोहन सिंह की याद में एक स्मारक बनाया जाएगा और इस बात से कांग्रेस पार्टी को अवगत करा दिया जाएगा।
सरकार स्मारक बनाने के लिए निर्णय ले चुकी है और अब जमीन का अधिग्रहण, ट्रस्ट का बनना और जमीन का ट्रांसफर जैसी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद जो समय लगेगा उसके द्वारा यथोचित और यथाशीघ्र यह कार्य किया जाए। मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह आवंटित करने के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अपने पिता के निधन पर कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाया और कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने अपने पिता के निधन के बाद कोई संवेदना बैठक नहीं बुलाई थी। वो तो 5 साल प्रेसिडेंट रहे, उससे पहले 45 साल तक वो कांग्रेस की एक स्टॉलवर्ड लीडर रहे। CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी का साथ 30 साल तक जुड़े रहे। तो ऐसे एक व्यक्ति की निधन होने का बाद CWC कोई कॉन्डोलेंस मैसेज फॉर्मली एक प्रॉपर CWC बुला के ये पास नहीं करेगा, तो ये बात का मुझे बहुत दुख हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ निगमबोध घाट पर किया गया, लेकिन अंतिम संस्कार को लेकर कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। जादूगर है। दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पक्ष और विपक्ष के वार पलटवार के बीच उपराज्यपाल VK सक्सेना ने महिला सम्मान योजना की जांच के अब आदेश दे दिए हैं। दिल्ली के LG ने इस मामले में एक लेटर भी जारी किया और डिविजनल कमिश्नर को जांच का जिम्मा सौंपा। उपराज्यपाल ने लोगों के आंकड़ों को लेकर चिंता जाहिर की और गोपनीयता भंग करने का आरोप लगाया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व CM केजरीवाल ने जोरदार पलटवार किया। खुलेआम पैसे बांट रहे, उस पर जांच नहीं होगी। जहाँ पे कुछ है नहीं वहाँ जांच करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दिल्ली के लोगों को मिलने वाली सारी सुविधाएं बंद करना चाहते हैं। दरअसल महिला सम्मान योजना को दिल्ली की महिला बाल कल्याण विभाग ने नोटिस जारी करके खंडन कर दिया था, जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी पर बीजेपी हमलावर हो गई है। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में नोट कांड पर भी सियासत तेज है। बीजेपी के नेता प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के घर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हो गए और यहाँ जमकर नारेबाजी की। आपकी महिला कार्यकर्ता प्रवेश वर्मा से 1100 रुपए सम्मान राशि की मांग करने लगी, जिसके बाद प्रवेश वर्मा खुद बाहर आए और आप कार्यकर्ताओं को चाय और बिस्किट ऑफर किए और आम आदमी पार्टी पर तंज किया। पंजाब की तरह 3 साल तक आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज ही हम आपका सम्मान करेंगे। मुझको अच्छा नहीं लग रहा वो यहाँ पे सड़क पे बैठी हैं। दरअसल हाल ही में बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा के घर पर महिलाओं को 1100 रुपए बांटने का मामला सामने आया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेर रही है। और देखिए, उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने खास प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत योगी सरकार की नजर अब हैट्रिक लगाने पर है, जिसके लिए बीजेपी में संगठन की चुनावी एक्सरसाइज चल रही है। नए साल में बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष तो मिल जाएगा। बीजेपी ने संगठन को नए रूप देने और सामाजिक समीकरण साधने का प्लान बनाया है, यानी सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए यूपी बीजेपी की नई टीम दिखाई पड़ सकती है। इसके साथ ही बीजेपी ने संगठन में युवाओं को अहमियत देने की तैयारी की है, जिसके मुताबिक मंडल अध्यक्ष के लिए आयु सीमा 35 से 45 वर्ष, जिला अध्यक्ष के लिए उम्र सीमा 45 से 60 वर्ष। इसके साथ ही बीजेपी ने तय किया है कि 2 बार मंडल अध्यक्ष रहने वाले नेताओं को तीसरी बार मंडल अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, जबकि जिला अध्यक्ष की कमान उन्हें ही मिलेगी जिन्हें 7 से 8 साल तक संगठन में काम करने का अनुभव होगा। संगठन में दलितों को खास अहमियत दी जाएगी। संगठन में दलितों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। चर्चा तो यहाँ तक है कि प्रदेश अध्यक्ष दलित वर्ग से बनाया जा सकता है। बीजेपी संगठन में ओबीसी अगड़ी जातियों का भी तालमेल दिखाई पड़ेगा। संगठन में मुस्लिम नेताओं को भी वरीयता मिल सकती है। पार्टी ने तय किया है कि राज्य से लेकर बूथ स्तर तक के संगठन में महिलाओं को तरजीह दी जाएगी। समावेशी संगठन और हर वर्ग को समायोजित करने का अभियान भारतीय जनता पार्टी छेड़े हुए है। आने वाले समय में जब संगठन तैयार होगा, निश्चित रूप से सभी वर्गों का, सभी क्षेत्रों का उचित समन्वय किया जाएगा। दरअसल अखिलेश यादव के पीडीए के कार्ड के तौर पर प्रदेश बीजेपी के नए संगठन में सभी जातियों और वर्गों का बैलेंस बनाने की तैयारी है, ताकि उसका फायदा अगले विधानसभा चुनाव में मिल सके। और बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव के एक सवाल से अब बड़ा बवाल मच गया है। सवाल ये कि नीतीश कुमार क्या सिर्फ चेहरा बचे हैं? क्या सत्ता नीतीश के चेहरे को आगे करके कोई और चला रहा है? और वो कौन लोग हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को कैद कर रखा है? और ये सभी सवाल हम नहीं, खुद आरजेडी उठा रही है। आप देखिए क्या स्थिति हो गई है।
ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने कैद कर रखा है। अब वो होश में नहीं है, उनके केवल चेहरे को आगे करके जो है सरकार जो है चलाया जा रहा है, ये सच्चाई है। सवाल ये कि तेजस्वी के इन बयानों के पीछे की रणनीति क्या है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। बिहार में कई दशक से आरजेडी और जेडीयू का जलवा रहा, लेकिन नीतीश के रिटायरमेंट के बाद बीजेपी लीड ले सकती है। ऐसे में हो सकता है कि तेजस्वी को जमीन खिसकने का डर हो। अगर नहीं तो ये भी सवाल क्यों? क्या सच में नीतीश सरकार को कोई और चला रहा है? क्या नीतीश कुमार सिर्फ चेहरा है? अगर नहीं तो आरजेडी और तेजस्वी के आरोपों का जवाब क्यों नहीं देती? केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने टीएमसी पर बड़ा हमला बोला है। मजूमदार ने टीएमसी पर आतंकियों से संबंध का बड़ा आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में जो भी आतंकी पकड़ा जाता है उसका टीएमसी के लोगों से कोई न कोई रिश्ता निकलता है। जो आधार कार्ड बनाने की मशीनरी चला रहे हैं, फेक आधार कार्ड, फेक वोटर कार्ड, तो वो कौन है? नदिया से पकड़ा गया, कहीं पे मुर्शिदाबाद में, कहीं पे आपका नॉर्थ 24 परगना से पकड़ा जा रहा है। जो भी पकड़ा जा रहा है, इवन जो एज ए टेररिस्ट पकड़ा जा रहा है, उसके साथ तृणमूल के कोई ना कोई पंचायत मेंबर, कोई ना कोई जिला परिषद के मेंबर, किसी ना किसी का किसी तरीके का रिलेशनशिप भी है। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि टीएमसी ऐसे लोगों को 5 साल तक खिलाता पिलाता है ताकि चुनाव के समय मुस्लिम वोट टीएमसी को मिले। यही नहीं, सुकांता मजूमदार ने राज्य के सबसे बड़े मुस्लिम राजनीतिक चेहरा फरहाद हकीम को HIDCO के चेयरमैन पद से हटाए जाने पर भी तंज कसा और इसे हिंदू वोट खींचने की स्ट्रेटेजी करार दिया। जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक में मस्जिदों, पूजा स्थल और वक्फ की सुरक्षा के लिए हर तरह का संघर्ष करने की घोषणा की गई। ये बैठक दिल्ली के ITO स्थित जमीयत मुख्यालय के मदनी हॉल में हुई, जिसमें देश की वर्तमान सांप्रदायिक स्थिति को लेकर चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसके मुताबिक नए सदस्यता अभियान की घोषणा की गई। 1 लाख स्थानीय इकाइयां बनाने का लक्ष्य रखा गया। संभल समेत देश के कई हिस्सों में मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों पर चर्चा हुई। पूजा स्थल अधिनियम और वक्फ संशोधन विधेयक जैसे मामलों पर भी बात हुई। बैठक के दौरान जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने देश में बढ़ रही सांप्रदायिकता और नफरत के माहौल पर चिंता जताई। साथ ही कहा कि इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सुव्यवस्थित प्रयासों की जरूरत है। मौलाना मदनी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय को चाहिए कि वो अपने चरित्र और आचरण के जरिए न केवल अपनों के दरमियान एकता पैदा करे, बल्कि देशवासियों के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने का प्रयास करे। कार्यकारिणी समिति की सभा ने विभिन्न परिस्थितियों की समीक्षा करने के बाद संभल में हुई घटना पर चिंता व्यक्त की और कहा कि इस संबंध में सरकार को जल्द से जल्द न्यायालय में कड़ा रुख अपनाना चाहिए ताकि देश में संभल जैसी घटना ना हो। जमीयत उलेमाए हिंद देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के नजरिए से इस मुद्दे को देखती है, इसलिए अदालत में भी इस मुद्दे की पूरी ताकत से पैरवी करेगी। पटना के गर्दनी बाग में BPSC अभ्यर्थियों का धरना 11वें दिन भी लगातार जारी रहा। अभ्यर्थियों का ये धरना BPSC की परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर है और धरने पर बैठे अभ्यर्थियों का समर्थन करने के लिए जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर आज फिर उनके बीच पहुंचे। उन्होंने अभ्यर्थियों से मुलाकात की और उनकी मांगों को लेकर कल गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे बैठक करने का भरोसा दिया। इस दौरान परीक्षा में धांधली को लेकर नीतीश सरकार पर भी जोरदार हमला बोला। ये सिर्फ BPSC के अभ्यर्थियों का मामला नहीं है। बिहार में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो बिना किसी अनियमितता के, बिना भ्रष्टाचार के, पेपर लीक के अगर हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। वहीं पटना में BPSC अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज से नाराज स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में बिहार भवन के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। BPSC अभ्यर्थियों के समर्थन में बिहार के दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन किया गया। बेगूसराय में ऐसा के नेतृत्व में छात्रों ने मार्च निकाला, जो शहर के विभिन्न रास्तों से होता हुआ कैंटीन चौक पहुंचा। इस दौरान छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर 9 घंटे से लगभग 100 यात्री फंसे हुए हैं। बीते करीब 9 घंटे से इंडिगो के 100 यात्री एयरपोर्ट पर ही फंसे हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है और यात्रियों के मुताबिक उनकी फ्लाइट सुबह 6:55 की थी, मुंबई से इस्तांबुल के लिए निर्धारित थी, लेकिन देरी हो गई जिसकी सूचना उन्हें नहीं दी गई। यात्रियों को विमान में कई घंटों तक बैठाए रखा गया। यात्रियों ने यह भी शिकायत की कि स्टाफ सदस्यों की ओर से कोई भी सूचना नहीं दी गई, जिसकी वजह से यात्री परेशान हो गए। तो एक यात्री ने यह भी बताया कि उसे 13 घंटे बाद पानी की बोतल दी गई है।
इन तस्वीरों को आप देखिए एक्सक्लूसिव, इस वक्त जी न्यूज पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। संभल में सनातन ही सत्य की खोज पिछले कई दिनों से चल रही है। इस बीच आपको बता दें, जामा मस्जिद के आसपास नजर यहां पर रखने के लिए पुलिस चौकी बन रही है, जिसका नाम सत्यव्रत रखा जा रहा है, जिसके पीछे सतयुग का कनेक्शन भी है। अब ऐसे में क्या 19 कूप और 68 तीर्थ स्थल की सच्चाई ढूंढने तक इसी तरह संभल में योगी फोर्स का पहरा रहने वाला है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सत्यव्रत यानी सत्य के लिए पूरी तरह से समर्पित योगी फोर्स की मुस्तैदी चारों पहर जामा मस्जिद के आसपास होने वाली है। इसके लिए अब नींव भराई की शुरुआत हो चुकी है। जामा मस्जिद के ठीक सामने सीएम योगी जिस पुलिस चौकी का निर्माण करवा रहे हैं, उसे पूरे इलाके में नजर रखी जाएगी। चाहे दीपासराय मोहल्ला हो या फिर मस्जिद के आसपास का इलाका, योगी की पुलिस 24 घंटे यहाँ मुस्तैद रहेगी। चौकी का निर्माण मात्र नगर की और आसपास के क्षेत्र की जो संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के लिए यह चौकी का निर्माण हो रहा है, जिससे कि फोर्स यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रुक सके, क्योंकि लगातार एक भारी फोर्स की यहाँ आवश्यकता होती है। उनके रुकने, सुरक्षित रहने के लिए यह चौकी का निर्माण किया। पुलिस की मुस्तैदी से लेकर संभल के हालात को मद्देनजर रखते हुए चौकी का निर्माण हो रहा है, लेकिन इस चौकी के नाम के पीछे का तर्क क्या है, इसके लिए इतिहास के पन्ने खंगालने होंगे। बताया जाता है कि संभल का पुराना नाम सत्यव्रत नगर था। सतयुग में सत्यव्रत नगर होने का दावा किया जाता है, साथ ही त्रेता में महदगिरी और कलयुग में संभल। ऐसे में चौकी के नाम पर फिर चर्चा शुरू हो चुकी है और सवाल उठ रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में संभल फिर से सत्यव्रत नगर हो जाएगा? क्योंकि यहाँ लगातार सतयुग के सबूत खंगाले जा रहे हैं, जिसमें 19 कूप और 68 तीर्थ स्थल शामिल हैं। संभल हिंसा में शामिल पत्थरबाजों की तलाश और तेज हो चुकी है। चुन चुन कर उपद्रवियों को पकड़ा जा रहा है, जिसमें अब संभल हिंसा का बाटला हाउस कनेक्शन भी सामने आ चुका है। क्योंकि 24 नवंबर को संभल में पुलिस पर पत्थरबाजी और हिंसा की आग भड़काने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने दिल्ली के बाटला हाउस से गिरफ्तार किया। योगी की पुलिस ने अदनान और रेहान को दिल्ली के बाटला हाउस से गिरफ्तार किया, जो हिंसा के बाद से फरार चल रहा था, और संभल की दीपासराय का अदनान 1 महीने से पुलिस को चकमा दे रहा था। दरअसल संभल पुलिस ने कल 2 आरोपी अदनान और रेहान को गिरफ्तार किया है, और 24 तारीख को जब हिंसा हुई थी तो अदनान और रेहान दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में ही छुपे हुए थे। संभल हिंसा के आरोपियों की तलाश योगी के उस बयान के बाद और तेज हो गई, जब उन्होंने विधानसभा में कहा था, एक भी पत्थरबाज नहीं बच पाएगा। याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। अब तक संभल हिंसा में 50 दंगाइयों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकियों की तलाश चल रही है। पुलिस का दावा है कि जल्दी सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेघालय के शिलोंग चर्च से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। यहाँ चर्च में घुसकर भजन और धार्मिक नारे लगाए गए, जिस पर अब मुकदमा दर्ज हो चुका है। चर्च में श्री राम के गाने गुनगुना रहा ये शख्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जिसने यहाँ वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। जैसे ही सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, लड़के के खिलाफ एक्शन की मांग उठने लगी। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात होने लगी। कुछ लोगों ने पुलिस से भी शिकायत की, जिसके बाद इस युवक पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का मकसद क्या था? चर्च में धार्मिक गाने क्यों गुनगुनाए? अब पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश रही है। हालांकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो वहीं सीएम कोनराड संगमा ने भी इसकी निंदा की है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर रामबन जिले में महादेव का बड़ा चमत्कार हुआ। यहां एक मुस्लिम परिवार के घर शिवजी की मूर्तियां मिली, और हैरत की बात तो यह है कि सांप से परेशान यहां पर मुस्लिम परिवार ने खुद इन मूर्तियों को लेकर ये पुजारियों के पास पहुंचे। इसे महादेव की महिमा कहे या महज इत्तेफाक, लियाकत अली के घर में खजाना खोज रहे थे, लेकिन जमीन से निकले महादेव। मूर्तियाँ ये एक तो 20 दिन पहले निकली थी। हम तो मतलब जादू खोजने के चक्कर में, और वहाँ से कुछ और करिश्मा हुआ, वहाँ से मतलब मूर्ति निकल आई, और हमें बड़ी इसलिए लाया था कि जादू निकालना है।
मूर्तियों के साथ जो चीजें मिली, लियाकत ने उन्हें कई दिन छिपाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उन्हें एक सांप ने परेशान करना शुरू कर दिया और सांप के खौफ में लियाकत मजबूर होकर खुद गुहार लगाने लगे, सनातनियों अपने महादेव को संभालो। तो मुझे भी 3-4 बार सांप ने काटा, मतलब 2-3 महीने में। तो हमको प्रॉब्लम ज्यादा होगी, इसलिए हमको पढ़ने को लाना पड़ा है यहाँ की। ये महादेव का चमत्कार है कि इस्लाम को मानने वाले लियाक अली अब शिव के गुणगान कर रहे हैं। कहाँ संभल में भाईजान पत्थर गोलियां चला रहे हैं, कहाँ कश्मीर में लियाकत अली शिव से साक्षात के बाद खुद मंदिर बनाने की बात कह रहे हैं। और मंदिर का जो भी सिस्टम है, ये सनातनी धर्म जो भी है, ये इकट्ठा होके पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे तरक्की होगी। इससे एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि देखें जो 2 मंदिर एक जगह आते हैं, ये शिवलिंग भी है यहाँ। मुस्लिम परिवार में महादेव की मूर्ति मिलने के बाद तमाम सनातनी उस दुर्गम गांव पहुंचने लगे जहां ये चमत्कार होने का दावा किया गया। ये तो स्पष्ट है कि यहाँ इस वक्त जो है मुस्लिम परिवार, हमारे मुस्लिम भाई जो है वो यहाँ पे सुकून है, जिनका रह रहे हैं, इनका ही मकान है। तो फिर जांच का विषय है कि वो कितनी पुरानी है। और रामबन जिले का राजगढ़ इलाका किसी मुख्य शहर से बेहद दूर है। बावजूद इसके इस गाँव में महादेव के दर्शन के लिए यहाँ पर लोगों की भीड़ पहुँचने लगी और हर कोई लियाकत अली के घर महादेव के करिश्मे को देख हर हर महादेव के जयकारे लगा रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक चमत्कार हो गया। आकाशीय बिजली गिरने से जमीन में गड्ढा बना और उसमें शिवलिंग प्रकट हुआ। दरअसल मसूरी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर डासना इलाके में खेत में आकाशीय बिजली गिरी थी। बिजली गिरने से खेत में 8 से 10 फुट गहरा गड्ढा हो गया। गड्ढे में जब लोगों की नजर पड़ी तो एक प्राचीन शिवलिंग नजर आया है। गड्ढे में शिवलिंग देखकर लोग हैरान रह गए। भारी संख्या में लोग इकट्ठा होने लगे, जिसके बाद लोगों ने मिलकर प्राचीन शिवलिंग को गड्ढे से बाहर निकाला और पूजा अर्चना शुरू कर दी। प्राचीन शिवलिंग को पूजा अर्चना के बाद मंदिर में स्थापित कराया गया। गांव के लोगों के मुताबिक ये कोई दैवीय घटना से प्रकट हुआ शिवलिंग है, इसीलिए लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं और महादेव की जय जयकार कर रहे हैं। पाकिस्तान को अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करना भारी पड़ रहा है। तालिबान ने हमले का बदला लेने के लिए अब एक ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसके बाद पख्तिया और खोश्त प्रांत में पाकिस्तान और तालिबान के बीच झड़प हो गई है। इस झड़प में 19 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के बाद से ही उसके और तालिबान के बीच रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। तालिबान के हजारों लड़ाके सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान ने भी सैनिकों की तैनाती कर दी है। तालिबान के लड़ाकों और पाकिस्तानी सैनिकों की आज खोस्त और पख्तिया प्रांत से लगी सीमा पर झड़प हो गई। तालिबान ने दावा किया कि अब तक पाकिस्तान की 2 सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है और पाकिस्तानी सेना के कई जवान भी मारे गए हैं। पिछली बार भी मार्च में इन्होंने एयर स्ट्राइक किया और अब दोबारा किया, जिसमें 46 लोग मारे गए। तो तालिबान यानी कि अफगानिस्तान के इलाके में अगर पाकिस्तान इस तरीके से एयर स्ट्राइक और ड्रोन स्ट्राइक करेगा, जिसमें 46 लोग मारे गए, जिसमें कहा जाता है कि 20 से ज़्यादा तो औरतें और बच्चे ही हैं। पाकिस्तान ज़रूर इस तरह की अगर हरकतें करेगा तो नुकसान पाकिस्तान का होगा। दरअसल पाकिस्तान ने क्रिसमस से एक दिन पहले अफगानिस्तान के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें करीब 50 लोग मारे गए। एयर स्ट्राइक का बदला लेने के लिए तालिबान ने ऑपरेशन शुरू किया है। तालिबान से युद्ध लड़ना पाकिस्तान के लिए मुश्किल है और इसमें पाकिस्तान को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां पर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एटीएस ने अब बड़ा एक्शन लिया है और 13 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को दबोच लिया है। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे ये वही बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे। महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों पर एटीएस ने कार्रवाई की है। पिछले 2 दिनों में एटीएस के स्पेशल ऑपरेशन के दौरान ठाणे, नवी मुंबई, सोलापुर में 13 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 7 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं। इन बांग्लादेशियों ने फर्जी आधार कार्ड के जरिए भारतीय नागरिकता के पहचान पत्र बनाए हैं। मुंबई एटीएस ने इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पासपोर्ट एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया है। इस हफ्ते की शुरुआत में भी मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और नासिक में 7 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें 17 बांग्लादेशी नागरिकों को ट्रैक करके गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल एटीएस गिरफ्त में आए इन बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कानूनी कार्रवाई कर रही है। जांच कर ये पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है कि अभी और कहां-कहां बांग्लादेशी घुसपैठिए छिपे हुए हैं और इनकी मदद कौन-कौन कर रहा है।
प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस को अब बड़ी लीड मिली है। फरार चल रही अतीक की इनामी पत्नी शाइस्ता परवीन का पुलिस को करीब करीब सुराग मिल गया है। क्योंकि खुद को अतीक अहमद का शागिर्द मानने वाला अतीक का भांजा मोहम्मद जका पुलिस के हत्थे चढ़ गया और अब वो पुलिस कस्टडी में शाइस्ता परवीन के राज खोल रहा है। गिरफ्तार किए गए अतीक के भांजे जका से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और इस दौरान उसने मर्डर के बाद फरार आरोपियों के बारे में कई राज खोले। जका ने बताया कि वो दिल्ली के शाइस्ता परवीन से मिला था। 7 महीने पहले शाइस्ता से उसकी मुलाकात हुई थी। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शाइस्ता से मिला था जका। उस समय दिल्ली से कोलकाता जा रही थी शाइस्ता। हालांकि शाइस्ता अभी कहाँ छिपी है उसने इसकी जानकारी नहीं दी। इसके अलावा वो अशरफ की पत्नी ज़ैनब फातिमा और बहन नूरी के बारे में भी कुछ नहीं बता सका। फिलहाल पुलिस को शाइस्ता के बारे में जो सुराग मिले हैं उसके आधार पर एक बार फिर अतीक की बेगम को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी जा रही है, जिस पर 50,000 का इनाम भी घोषित है। अगली खबर यूपी के ललितपुर से, जहां पर चारों बच्चों के साथ शहनाज ने सनातन धर्म अपना लिया और घर में मंदिर बनवाकर पूजा पाठ भी कर रही है। इसके पीछे उन्होंने खास तर्क भी दिया है। शहनाज से संजना सिंह बनी महिला हर दिन पूजा पाठ कर रही है, बच्चों को सनातन का पाठ पढ़ा रही है और चारों बच्चे भी भक्ति भाव में लीन हो चुके हैं। संजना कहती हैं उन्होंने सनातन धर्म नहीं अपनाया बल्कि उन्होंने घर वापसी की। धर्म परिवर्तन नहीं है, घर वापसी है। तो इसी पीड़िता करते थे, परेशान करते थे, तो फिर ये लगा मुझे अपने आप में सबसे मदद मांगी, अपनी समाज वालों से मदद मांगी। किसी ने मदद नहीं करी मेरी, सबने हाथ खड़े कर दिए, मगर अपने जो घर वापसी जिसमें की है मैंने, उन भाइयों ने मेरी मदद की। हिंदू धर्म अपनाने के पीछे का मकसद साफ है। शहनाज बनी संजना अपने पति की प्रताड़ना से परेशान थी। वो इस्लाम धर्म में दूसरी शादी और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने के खिलाफ थी। इसी से तंग आकर उन्होंने सनातन धर्म अपनाने का फैसला किया और बच्चों को भी अपने साथ ले आई। बच्चों से मैंने जबरदस्ती नहीं करवाई है। बच्चों ने खुद सुरक्षा से पूजा भी करते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। उनने खुद सुरक्षा से अपने माँ के साथ बच्चे हमारे रहे। सनातन धर्म अपनाने के बाद संजना बेहद खुश है और बच्चों को भी सनातनी संस्कार दे रही हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में बड़ी साजिश नाकाम हो गई। घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रही 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों फर्जी पुलिस बनकर यहां घूम रही थी। गिरफ्तारी के बाद इनसे 2 और पुलिस की वर्दियां और आईडी कार्ड बरामद हुए हैं। ये दोनों कई दिनों से पुलिस बनकर घूम रही थी। अब इनसे पूछताछ चल रही है। सिविल लाइंस पुलिस को सूचना मिली थी कि लाडली लक्ष्मी पथ पर 2 नकली महिला पुलिसकर्मी घूम रही है, जो संदिग्ध मालूम पड़ रही है। इस दौरान पुलिस ने दबिश दी। दोनों महिलाएं पुलिस ड्रेस में मिली। वर्दी असली थी, लेकिन ये दोनों नकली पुलिस वाली थी, जिसे मौके पर ही दबोच लिया गया। फिलहाल उनके पुलिस वर्दी में घूमने की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन दोनों युवतियां पिछले कई दिनों से लाडली लक्ष्मी पथ पर घूमते हुए देखी गई है। जैसे ही मुखबिर सूचना मिली कि यहाँ पे 2 लड़कियां जो हैं पुलिस की वर्दी धारण की हैं, कुछ संदिग्ध हालत में पुलिस प्रतीत नहीं हो रही हैं, सूचना मिलते ही उनको अभिरक्षा में लेकर थाना लाई है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थी और पुलिस की वर्दी पहनकर रौब दिखाती थी। बात करते हैं कश्मीर की, जहां पर लगातार हो रही बर्फबारी ने जनजीवन पर ब्रेक लगा दिया है। भारी बर्फबारी के कारण कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले सभी राजमार्गों पर यातायात बंद कर दिया गया है, क्योंकि सड़कों पर बर्फ की मोटी मोटी परतें जमा है। सड़कों पर इतनी बर्फ है कि चलने लायक जगह ही नहीं बची। बनिहाल बारामूला ट्रैक पर ट्रेन सेवा भी स्थगित कर दी गई है। ऐसा लग रहा है कि कश्मीर में हिमयुग आ गया है। घर, गाड़ियां, सड़कें, जहां भी आपकी नजर जाएगी सिर्फ बर्फ ही नजर आएगी। ये देखिए, ये गाड़ी बर्फ में एकदम से जम गई है। रास्तों का हाल भी देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई ग्लेशियर बन गया है। भारी बर्फबारी के कारण कश्मीर घाटी देश के बाकी हिस्सों से कटी हुई है। सड़क पर इतनी ज्यादा बर्फ है कि मशीनों से इसे हटाया जा रहा है। बर्फ इतनी ज्यादा कल गिरी है, आप देख सकते हैं बर्फ की शिद्दत इन पेड़ों से पता चल रही है, जिन पर करीबन 1 से 1.5 फीट का बर्फ जो है वो जमा हुआ है। मैं आपको बता दूं, मध्य कश्मीर की अगर हम बात करें तो सेंट्रल कश्मीर में श्रीनगर सहित 1 से 1.5 फीट की बर्फ जमा हुई है। वहीं दक्षिणी कश्मीर में लगभग 2.5 से 3.25 फीट की बर्फ जो है जमा हुई है। कश्मीर का नेशनल हाईवे भीषण बर्फबारी के बाद जाम है। ये वीडियो जम्मू श्रीनगर राजमार्ग का है, जिस पर सैकड़ों गाड़ियां फंसी है। हाईवे पर कई फीट मोटी बर्फ जम गई है, जिससे पूरा हाईवे ब्लॉक हो गया है। भारी बर्फबारी के कारण सड़क पर फिसलन भी बहुत ज्यादा है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी है।
खराब मौसम की वजह से श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात निलंबित करना पड़ा। बर्फबारी का असर हवाई यात्रा पर भी पड़ा है। रनवे पर बर्फ जम गई है, जिससे टेक ऑफ और लैंडिंग में परेशानी हो रही है। विजिबिलिटी भी बहुत कम है, जिससे उड़ान में परेशानी हो रही है। खराब मौसम और बर्फबारी के कारण श्रीनगर एयरपोर्ट पर 80% उड़ानें रद्द कर दी गई है। तो देखिए, बर्फबारी से पहाड़ों की वादियां गुलजार हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी अब बहुत नजर आ रहे हैं। बर्फबारी के रोमांच के बीच पहाड़ों पर जाम, बेबसी और हादसे की कई तस्वीरें सामने आई हैं। बर्फबारी में पहाड़ों पर गाड़ी चलाना कितना खतरनाक है, ये इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। यात्रियों से भरी ये बस धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन जब मोड़ आया तो सड़क पर ऐसी फिसलन हुई कि ड्राइवर बस पर काबू नहीं रख सका। बस घूमकर नीचे एक पिकअप गाड़ी से टकरा गई। अगर ये गाड़ी वहाँ नहीं होती तो शायद बस नीचे खाई में ही गिर जाती। बर्फबारी में कुछ ऐसी ही तस्वीर उत्तराखंड के चक्राता में भी दिखी। सड़क पर जमी बर्फ में कार फंस गई। ढलान होने की वजह से ये कार आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। जब लोगों ने इसे धक्का देकर ऊपर पहुंचाने की कोशिश की तो चंद कदम आगे बढ़ने के बाद कार तेजी से नीचे की ओर फिसलने लगी। कश्मीर के राजौरी की तस्वीरें भी देख लीजिए। ऐतिहासिक मुगल रोड पर बर्फ की चादर बिछी हुई है। जहां नजर डाले वहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है। यहाँ मौसम इतना खराब है कि बर्फ हटाने की तमाम कोशिशों के बावजूद अगले पल फिर से सड़क पर बर्फ जम जाती है, जिसकी वजह से यहाँ कुछ गाड़ियाँ फंस गयी। हिमाचल के शिमला में भी आफत की बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है, गाड़ियाँ फिसल रही हैं। सड़क पर इतनी ज्यादा बर्फ जमा है कि मशीनों के जरिए बर्फ हटाया जा रहा है। और देखिए, कश्मीर को यूं ही धरती का स्वर्ग नहीं कहते। यहाँ की वादियों की तरह लोग भी यहाँ बहुत जिंदा दिल है। लगातार बर्फबारी के बाद जब टूरिस्ट वहाँ फंसे तो कश्मीरियों ने देवदूत बनकर उनकी मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। दरअसल कश्मीर के गांदरबल के गुंड इलाके में खूब बर्फबारी हो रही है। फिसलन भरी सड़कों की वजह से कई गाड़ियां और पर्यटक जहां तहां सड़कों पर फंस गए। सैलानियों को सड़कों पर ही रात गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस मुश्किल घड़ी में लोकल कश्मीरियों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया और मुश्किल में फंसे टूरिस्टों को पनाह दी। मुसीबत में फंसे हुए सैलानियों को कश्मीरी लोग अपने घर ले गए, जबकि कुछ सैलानियों को स्थानीय मस्जिदों में भी शरण मिली। कश्मीरियों की जिंदा दिली के ऐसे कई वीडियो सामने आए जिसमें सैलानियों को कश्मीरियों के घर और मस्जिद में शरण लेते देखा गया। लोकल कश्मीरियों ने टूरिस्टों के रहने खाने की भी व्यवस्था की है। जो गाड़ियां बर्फबारी में फंस जा रही हैं, उन्हें धक्का देकर आगे बढ़ाने में मदद भी कर रहे हैं। तभी तो कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहते हैं। कश्मीर में हो रही बर्फबारी के बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें बर्फ से भरे ट्रैक पर ट्रेन का इंजन दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में बर्फ से भरी रेल की पटरियां और खूबसूरत वादियां नजर आ रही हैं। लगातार हो रही बर्फबारी के बीच रेलवे ट्रैक पर धड़धड़ाता हुआ ट्रेन का इंजन गुजरता है। वीडियो संग्राम नाला के पुल का है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया, जिसका कैप्शन है थ्रू कश्मीर स्नोई पैराडाइज इंडियन रेलवेज। इस वीडियो को अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और ये सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है। और चलिए अब बात करते हैं बिहार की, जहां पर पूर्ण शराबबंदी है। वहां शराब पीना, पिलाना, बनाना या फिर बेचना कानूनन जुर्म है। इसके बावजूद शराब तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही। तस्करी के लिए शराब तस्कर अब नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा दिखा बिहार के वैशाली में, जहां पुलिस ने एक गाड़ी में शराब भरकर ले जा रहे 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को शराब तस्करी की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया। बताया गया कि आरोपी रुकने के बजाय और तेजी से गाड़ी भगाने लगे। हालांकि कुछ देर पीछा करने के बाद पुलिस ने गाड़ी को रोक लिया और पुलिस वालों ने जैसे ही गाड़ी की तलाशी ली, उनके होश उड़ गए। दरअसल आरोपी शराब तस्करी के लिए गाड़ी में ही तहखाना बनाए हुए थे। आरोपियों ने गाड़ी की छत को हटाकर उसके नीचे तहखाना बना दिया था। उस तहखाने में लाखों रुपयों की विदेशी शराब की बोतलें छिपा रखी थीं। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ गाड़ी भी जब्त कर ली। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद शराब की तस्करी धड़ल्ले से जारी है। हालांकि पुलिस भी लगातार एक्शन में है और आरोपियों की धरपकड़ भी जारी है। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले में हर रोज नई नई जानकारियां सामने आ रही है। इसी बीच भोपाल में सौरभ के घर पर काम करने वाले कर्मचारी ने जी न्यूज की टीम से बातचीत करते हुए कई बड़े खुलासे किए।
जिसमें उसने दावा किया कि 19 दिसंबर को सौरभ शर्मा के ठिकानों पर रेड से पहले 16 दिसंबर को ही सौरभ शर्मा और उनकी पत्नी दोनों घर से चले गए। कर्मचारी ने बताया कि सौरभ शर्मा ने मुंबई जाने की बात कहकर यहां से निकले, लेकिन उसके बाद कोई जानकारी नहीं मिली। वो चले गए थे मतलब 16 तारीख को। मतलब 19 दिसंबर को कार्रवाई हुई, 3 दिन पहले वो कहाँ गए थे? मतलब ये तो नहीं जानकारी से मुंबई की बोल रहे थे। मुंबई के बोल रहे थे। तो अपनी पत्नी के साथ गए वो? जी, पत्नी को भी साथ लेके गए थे। तो 16 दिसंबर को मतलब कितने बजे यहाँ से निकले वो? सुबह निकले थे। इस बीच सौरभ शर्मा की मां पहली बार कैमरे के सामने आई। उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए। तो अभी आपकी सौरभ से बात हुई है, सौरभ कहाँ है, आपको कुछ पता है? मैम जो सौरभ का आरोप है, आपने ये बताया कि सौरभ की जान को खतरा है। वो मैंने आवेदन न्यायालय में किया है, उसको मैं क्या बताऊँ? एक दिन पहले ईडी की टीम ने सौरभ शर्मा के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी और ये पता लगाने की कोशिश की थी कि सौरभ का साम्राज्य कहां तक फैला है और उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं।